हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने बिजनेस सर्विसेज के मीनिंग के बारे में, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बैंक एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कि बैंक क्या होते हैं और कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ बैंक। बात करें बैंक के मीनिंग की, तो बैंक का एक बात याद रखना, आप हमेशा बैंक की जो कंसेप्ट आप समझने चलोगे, तो बैंक ना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी पर्सन अपने डिपॉजिट करवाता है और कभी भी उसको अगर नीड होती है मनी की, तो वहाँ से वो टेक ओवर कर सकता है। जो ये बैंक होता है, इसका जो बिजनेस वर्ड होता है उसके अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी कॉमर्शियल बिजनेस को या किसी भी इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने के लिए बैंकिंग सिस्टम की हेल्प की नीड होती है। बैंक जितनी भी सेविंग होती है पब्लिक की, वो अपने पास लेता, अभी बताया था डिपॉजिट को लेता है, और अगर पब्लिक को नीड होती है तो पैसे की, वो उस टाइम पर उनको पैसे प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बैंक होता है वो मोबिलाइज करके चलता है जितनी भी सेविंग होती है, स्मॉल स्मॉल सेविंग को। भाई हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग होती है, हम उनको जाके बैंक में डिपॉजिट करवा के आते हैं, वो थोड़ी थोड़ी होके हमारी एक अच्छी खासी अमाउंट सेव हो जाती है। और अगर हमें उस मनी का यूज करना है तो उसके प्रोडक्टिव जितने भी यूज होते हैं उनको चैनलाइज करके चलता है बैंक की। हम उनको चाहे तो वहाँ पर एफडी करवा सकते हैं, चाहे आरडी करवा सकते हैं, या हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट करवा सकते हैं। कोई भी स्कीम हम बैंक के थ्रू ले सकते हैं। ओके, बैंक की बात करें तो बैंक की पोजीशन वो एक बेस्ट पोजीशन होती है किसी भी बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए। Got it? Bank occupy an important position in the modern business world. No country can make commercial and industrial progress without a well-organized banking system. Bank encourage the habit of saving among the peoples. The mobilize they mobilize small saving and channelize them into productive uses. अब बात करें इसके डायरेक्ट मीनिंग की, मीनिंग क्या होता है। एक बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट होती है जो डील करती है पैसा लेने या देने में और क्रेडिट में। बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच डील इन मनी और क्रेडिट। इट कोलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, एंड सप्लाई क्रेडिट, और उनको जब क्रेडिट की नीड होती है, उधार की नीड होती है, तो उनको दे देती है। देयर बाय फैसिलिटेटिंग एक्सचेंजेस। ये जो एक्सचेंज हुआ मनी लेने देने का, ये बैंक के द्वारा किया जाता है। इट ऑल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन, journal services etc. Hence a bank is an organization which accept deposit। कि भाई जो बैंक है ना, वो बहुत सारी फैसिलिटी देता है किसी भी पर्सन को, जो लाइक क्रेडिट की, या अदर हम कह सकते हैं एज एजेंसी ये काम करता है। कोई भी लेन देन, कोई भी जनरल सर्विसेज जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करके चलता है, या कोई भी बिजनेस इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करके चलता है। ओके, हम कह सकते हैं कि जो बैंक है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है, लैंड मनी उधार दिया जाता है पैसा, एंड परफॉर्म अदर एजेंसी फंक्शंस, और एज एजेंसी फंक्शंस के रूप में भी बैंक काम करता है। मीनिंग क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। भाई इसके दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन में काम आता है, जितनी भी डिपॉजिट होती है उनको एक्सेप्ट करता है और लैंडिंग मनी, पैसा उधार देता है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है इसका। सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेगा, एक्सेप्ट करेगा, और लोगों को जब नीड होगी तो पैसे उधार दे देगा। सेकेंडरी फंक्शन में आ जाता है, जो ये एज ए एजेंसी काम करता है ना, वो आता है इसके सेकेंडरी फंक्शन में। एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, ये इसके सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं। एक एक को डिस्कस करते हैं अच्छे से, देखो। फिर बात करें अगर हम प्राइमरी फंक्शन की, तो प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट होता है इसका एक्सेप्ट डिपॉजिट्स।
डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मीन्स लोगों से, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उसका मेन फंक्शन यही होता है कि वो लोगों से डिपॉजिट अपने पास जमा करवाता है। उनको अलग अलग टाइप के अकाउंट प्रोवाइड करता है, जिस टाइप का अकाउंट उनको सूटेबल होता है। लाइक अगर उनको सेविंग अकाउंट सूटेबल है या उनका करंट अकाउंट सूटेबल है, ये डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के ऊपर ही बेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये एक्सेप्ट डिपॉजिट किस किस टाइप में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, फर्स्ट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मीन्स यहाँ पर मनी डिपॉजिट कर दी जाती है अकाउंट में फिक्स पीरियड के लिए। सो लिस्ट यहाँ पर हो सकता है 1 ईयर हो, तो 1 ईयर के लिए हम पैसा ना तो निकाल सकते ना वहाँ पर हम डाल सकते हैं। आफ्टर एक्सपायर ऑफ अ किस पीरियड, सो वो रिन्यू हो जाती है। जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह होता है वो उसके अंदर एडअप हो जाता है। ठीक है, तो अगर हो चाहे तो कोई भी पर्सन जब वो एक्सपायर हो जाती है, मीन्स जब 1 साल का पीरियड कम उसका ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम पर वो चाहे तो उसको क्लेम करके बैंक से विड्रॉ कर सकता है मनी। ठीक है, सो यही माना जाता है कि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इसको डिपॉजिट करवाएंगे, फिक्स डिपॉजिट मान लो कि हमने 5 ईयर या 10 ईयर्स के लिए अगर हमने एफडी करवाई है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। तो देखो कई बार आपके पास ये फिक्स डिपॉजिट पे ये भी पॉलिसी देता है बैंक की आपका 7 साल के अंदर पैसा डबल हो जाएगा, या 9 साल के 10 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए यहाँ पर माना जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है वो मैक्सिमम होती है। ओके, सो ये था हमारा फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट ये मेनली खोला जाता है जितने भी बिजनेस मैन होते हैं उनके, क्योंकि उनको ना डेली की नीड होती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए डेली वो डिपॉजिट करवाते हैं, डेली वो विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इनको ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए पैसे कर देंगे तो जो रूटीन की एक्टिविटी के टाइम पर इनको पैसे की नीड होगी तो वो कहाँ से आएगा, तो उसके लिए करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर जो डिपॉजिट होती है वो रिपेबल होती है एज डिमांड ऑफ कस्टमर। जब डिमांड करेगा कस्टमर वो उनको पैसे दे दिए जाएंगे, इसीलिए इसको ना डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है कि जब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जब पैसे निकाल दिए जाते हैं तो हम इनको कहेंगे कि ये डिमांड डिपॉजिट भी है। सो यहाँ पर जो विड्रॉ होगा ये ऑलवेज किसके द्वारा होगा, चेक के द्वारा होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं किया जाता। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चार्ज वगैरह भी बैंक के द्वारा नहीं लिया जाता, क्योंकि वो अगर बैंक इंटरेस्ट ही नहीं देगा तो चार्ज भी नहीं लेगा। ओके, उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। भाई जैसे हम कोई भी अकाउंट अगर खुलवाने जाते हैं बैंक में तो वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है ना, क्योंकि हमारा एम क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास सेविंग होंगी पब्लिक की वो वहाँ पर जमा करवा देगा एज टाइम ऑफ सेविंग, तभी वो पैसे जमा करवाए जाते हैं। कई बार क्या होता है सेविंग नहीं हो पाती तो पैसे भी जमा नहीं होते। ओके, सो यहाँ पर जो एडिशनल हम विड्रॉ भी कर सकते हैं जब हमारी मर्जी हो, और एडिशनल डिपॉजिट भी हमारी इच्छा के अनुसार हम इस खाते के अंदर जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो जितनी डिपॉजिट होती है उसके ऊपर मिलता है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एफडी के बजाय थोड़ी सी कम होती है। एफडी में सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर एफडी की बजाय थोड़ी कम होती है। करंट डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट मिलता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट रकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। भाई रकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हम रेगुलर, अगर मान लो किसी की सेविंग है तो बंदा क्या करता है कि फिक्स कर लेता है इतनी अमाउंट मैं हर मंथ जमा करवाऊंगा। जो ये हर मंथ वो जमा करवाता है जितनी अमाउंट, वो रकरिंग नेचर की है, मीन्स वो बार बार उतनी ही अमाउंट से जमा करवाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेड होगा वो मैच्योरिटी टाइम पर होगा कि उसने जो रकरिंग नेचर किया है वो कितने पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, या 3 ईयर, 4 ईयर, जितने भी ईयर के लिए उसने डिसाइड किया है उसके बाद ही उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलती है। और जब इंटरेस्ट रेट अमाउंट जो सेविंग अकाउंट होते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है और फिक्स अकाउंट से कम होती है। फिक्स डिपॉजिट से यहाँ कम होगी और सेविंग से ज़्यादा होगी। ओके,
उसके बाद आता है हमारा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जो ये भी एक सेविंग बैंक अकाउंट की टाइप ही होती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर होता है जो लिमिटेड हमारी एक्सेस कर दी जाती है। ठीक है, जब हम चाहे इसको एफडी के अंदर चेंज कर सकते हैं अगर हमारी इच्छा है तो। ठीक है, यहाँ पर जो अगर हमारे बैंक के अंदर ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम ये नहीं कह देते कि भाई अगर हमारे खाते में 1 लाख अबव अमाउंट आ जाते हैं तो जो 1 लाख होंगे वो आप हमारी एफडी के अंडर ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, ठीक है। तो ये बस इसके अंदर यही एक बेनिफिट मिलता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट में कि एक लिमिट फिक्स कर देता है कस्टमर की इससे ज़्यादा अगर मेरे खाते में पैसे आएंगे तो वो आप एफडी कर देना ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ पर जब जिस तरीके से कैश हमें सेविंग अकाउंट में से जब हमारी मर्जी होती है हम निकाल लेते तो उस तरीके से यहाँ पैसा नहीं निकाल सकते अपनी नीड के अकॉर्डिंग ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सेविंग अकाउंट की तरह है, यहाँ पैसा नहीं निकलेगा। यहाँ पर पहले आपको एक चेक लगाना होगा, चेक के बाद वो जो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफ़र हो जाएगा किससे, फिक्स डिपॉजिट से किसके अंदर, सेविंग अकाउंट है, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर पाओगे। गॉट इट? क्लियर है? सो इसके बाद हमारा आता है लैंडिंग मनी विद द हेल्प ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट। जो ये सेकंड था हमारा लैंडिंग मनी, पैसा उधार लेना, किसकी हेल्प से, मनी कलेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप ऑफ डिपॉजिट की हमने किस टाइप का डिपॉजिट करवा रखा है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है हमने, करंट डिपॉजिट है हमारा, सेविंग डिपॉजिट है या मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट है, किस टाइप का हमारा डिपॉजिट है, उससे हमें पैसे यहाँ पर एज ए लोन लेना। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स लैंड फाइनेंस टू बिजनेसमैन। जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो किसी भी बिजनेसमैन को लोन देते, किसी फार्मर को देते या अदर कोई भी पर्सन लेना चाहता है तो। द मेन वे ऑफ लैंडिंग मनी एज फॉलोज, कि जो ये उधार लेने का तरीका होता है ये कई तरीके से ले सकते हैं हम लोन। सो फर्स्ट होता है इसके अंदर टर्म लोन। टर्म लोन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है कि जो फिक्स पीरियड के लिए, कि मान लो कि किसी भी पर्सन ने, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने अगर कोई भी मशीनरी खरीदनी है या कोई भी ट्रक, कोई भी स्कूटर या कोई भी घर खरीदना है तो यहाँ पर जो उसको उधार दिया जाएगा उसको जो पेमेंट करनी होगी वो इंस्टॉलमेंट में करनी होगी, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इंस्टॉलमेंट में उसे पे करनी होती है अमाउंट। जैसे हाउस लोन वगैरह लेते हैं, सैलरी लोन वगैरह लेते हैं, तो ये सब टर्म लोन के अंदर आ जाता है। उसकी सैलरी में से ये कटता जाता है लोन, जितने की अमाउंट वो फिक्स करवाता है कि इतने की इंस्टॉलमेंट मेरी फिक्स कर दो। तो ये होता है टर्म लोन जो कॉमर्शियल बैंक पैसा देते हैं किसी भी बिजनेसमैन, फार्मर या किसी भी पर्सन को। देन उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी एक करंट अकाउंट का टाइप होता है। ठीक है, करंट अकाउंट के जैसे इसको मेंटेन किया जाता है बैंक के द्वारा। यहाँ पर बैंक ये परमिशन देता है कि जितनी उसकी डिपॉजिट है, जितनी उस खाते के अंदर डिपॉजिट है तो उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है। मान लो किसी बंदे के खाते में 50,000 रुपये हैं लेकिन उसको नीड कितने के, 60,000 की, तो वो 60,000 बैंक ओवरड्राफ्ट के द्वारा निकाल सकता है। ठीक है, ये फैसिलिटी दी जाती है कस्टमर के ट्रस्ट के ऊपर। और ये नहीं होता कि लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने अपनी कोई ना कोई असेट या कोई पर्सनल सिक्योरिटी वहाँ पर बैंक के साथ अटैच करवा रखी होगी। अगर बाई चांस वो नहीं देता, बैंक ओवरड्राफ्ट जितनी भी एक्स्ट्रा मनी ली थी तो वहाँ से निकल जाएगी उसकी। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी एक्चुअल अमाउंट ओवर निकाली थी, मान लो 10,000 निकाली थी कस्टमर ने, ज़्यादा थे 50,000 या 10,000 ज़्यादा लिए थे, इसी के ऊपर इंटरेस्ट उसको पे करना होगा। ओके, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में इसमें क्या होता है कि बैंक एडवांस में कैश लोन दे देता है किसी भी कस्टमर को, किसके अगेंस्ट, अगर उसकी कोई भी करंट असेट है या कोई भी सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट। यहाँ पर जब कैश में दिया जाता है मीन्स जब कोई भी चीज़ गिरवी रख ली जाती है तो उससे उसके बेस पर उस कस्टमर को कैश में उधार दिया जाता है।
ठीक है। यहाँ पर जो अकाउंट खोला जाता है वो बोरोवर के नाम से खोला जाता है और उसको जितनी अमाउंट उसको बोरो करनी है उस हिसाब से वो विड्रॉ कर सकता है। बट उसके ऊपर लिमिट होती है कि आप वो 150 लाख से ज़्यादा मान लो आप बोरो नहीं कर सकते, तो 150,000 तक ही उसकी लिमिट फिक्स कर दी जाएगी, इससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता। और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जितनी उसने अमाउंट निकाली है उसी के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? इसके बाद देखते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी कस्टमर की सिक्योरिटी मान लो एक्सपायर हो जाती है, तो उस केस में अगर उसको कस्टमर को नीड है किसी भी लोन वगैरह की, तो उस टाइम पर जो उसने पहले लोन ले रखा था मान लो अब उसको और ज़्यादा चाहिए, तो बैंक ये कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, ये अमाउंट मुझे पहले दे दो वापस, उसके बाद मैं आपको और अमाउंट पे कर दूंगा। आप लिस्ट बता देता है उसको कि आप 50% तो लिस्ट पहले वाला पे करवा दो, उसके बाद आप और लोन ले लो। ठीक है, ये आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? तो प्राइमरी फंक्शन होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी है सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन के अंदर पहला क्या था कि फंक्शन एजेंट फंक्शन के रूप में काम करता है कॉमर्शियल बैंक। यस भाई करेगा, क्योंकि क्या करता वो बिल ऑफ एक्सचेंज को कलेक्ट करता है, जितने प्रोमाइजरी नोट्स होते हैं चेक्स होते हैं उनको कलेक्ट करता है। एज ए एजेंट तो काम करेगा ना, तो उनके बिहाफ में ही तो ये सारे काम करता है। कलेक्टिंग डिविडेंड, मान लो कि कोई भी शेयर्स के ऊपर कोई भी शेयर डिपॉजिट है बैंक के अंदर, तो उनकी जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर जो भी डिविडेंड प्रोवाइड होगा उसको कौन कलेक्ट करेगा? बैंक करेगा। उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र करेगा जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनके अंदर। उसके बाद इंटरेस्ट देखता है कि किस बंदे ने कितना लोन ले रखा, उसका मंथ टू मंथ ये इंटरेस्ट कलेक्ट करके चलता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, एज ए एजेंट तो काम करता है ये, क्योंकि वो बाई करता है और सेल करता है शेयर्स को, डिबेंचर्स को और कोई भी अदर सिक्योरिटी होती है उनको। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, भाई जो क्या करता है कोई भी अगर बैंक ने किसी भी पर्सन को की डिपॉजिट है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करता है, अगर कोई भी मान लो इंश्योरेंस है तो उसके ऊपर प्रीमियम पे करेगा। ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करता है ये फंड को ट्रांसफर कर देता है वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। मान लो कि जो किसी भी बंदे ने अगर अपना खाता ट्रांसफर करवा लिया तो उस कंडीशन में, या कोई भी मान लो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन तो सभी के पास होती है ना उनकी। ओके, देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव while dealing with other bank and financial institute, a commercial bank perform the above function on behalf of as per the instruction of its customer। कि अगर हम एजेंट की बात करते हैं तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो जितने भी फंक्शन होते हैं वो कस्टमर के इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए ही वो काम करते हैं, इसीलिए इसको ये कहा जाता है कि ये एज ए एजेंट होता है। सो सेकेंड होता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस की अगर बात करें तो इसके अंदर मिसलेनियस फंक्शन आते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड लॉकर फॉर सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल कस्टमर। देखो एक लॉकर प्रोवाइड करके चलता है बैंक, जब हमें अपने गोल्ड वगैरह या कोई भी प्रीसियस ज्वेलरी वगैरह होती है तो उनको हम बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, एक लॉकर ले आते हैं, कुछ हम अमाउंट बैंक को पे करते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, तो ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट हो जाता है गिविंग रेफरेंसेस अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कस्टमर। भाई रेफरेंस तो देगा क्योंकि ये पता चलता है कि किसी बंदे के पास कितना तो पैसा उसके पास, या उसने कितना उधार ले रखा, क्या उसको फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है या उसके पास इनफ है पैसा, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी उसके बैंक अकाउंट से पता चलती है। ओके, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द अदर कस्टमर, कि एक कस्टमर को किसी भी कस्टमर की कि उसके पास कितना उधार है, इस सब की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करके चलता है। सप्लाइंग
वेरियस टाइप ऑफ ट्रेड इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू कस्टमर, कि जिस कस्टमर को नीड है कि उसको किस ट्रेड को करना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर तक पहुंचाता है। ये हाँ भाई उसको इस ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड एंड ट्रेवलर चेक टू कस्टमर। भाई बहुत सारी आजकल तो आपने देखा होगा ऑनलाइन पेमेंट के वगैरह जो ये ऑनलाइन बैंकिंग आई है, नेट बैंकिंग आई है, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है बैंक के द्वारा। सो कस्टमर का काफ़ी हद तक काम इन्होंने ईजी कर दिया है। लेटर ऑफ क्रेडिट ये इशू करके चलता है, पे ऑर्डर क्या करता है, बैंक ड्राफ्ट या क्रेडिट कार्ड सब ये प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है, लास्ट 2 और बचते हैं इसके फंक्शंस। अंडर राइटिंग इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, कि जितने भी हमने शेयर इशू किए थे या जितने भी डिवेंचर इशू किए थे उनको अंडर राइट करके चलता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज टू इम्पोर्टर एंड ट्रेवलर गोइंग टू अब्रोड। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज, मान लो कि हम किसी भी अदर कंट्री के अंदर विजिट करने जाते हैं तो वहाँ की जो करेंसी है वो बैंक के द्वारा यहाँ की करेंसी हम दे देंगे, वो उस कंट्री की करेंसी दे देंगे। लाइक हमें डॉलर की नीड है तो हम उनको रुपीज़ दे देंगे और डॉलर में कन्वर्ट करवा लेंगे। तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज करता है बैंक, ये भी जर्नल यूटिलिटी के अंदर ही आता है। ओके, सो ये थे फंक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। होप आपको बैंकिंग का चैप्टर अच्छे टॉपिक अच्छे से कवर अप हो गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा बैंक के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।